साथियों, आप सभी का प्रोग्राम पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है बूस्टर टेस्ट सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में काफ़ी कारगर साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए। पहला है इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। ये कथन आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है किया गया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करना है। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से अकबर की धार्मिक नीति का या के भाग थे। यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला है एक नए धर्म दीन इलाही का प्रवर्तन। ये कथन आपका सही है। ठीक है, देखिए 1582 में अकबर ने दीन इलाही, जिसका फारसी में अर्थ है दैवीय विश्वास, नामक एक नए धर्म का प्रवर्तन किया। यह एक ईश्वर में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के उत्कृष्ट गुणों को शामिल किया गया था। ठीक है। दूसरी बात कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण, ये भी कथन सही है। देखिए 1575 सन याद रखिएगा। 1575 में उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या उपासना स्थल के निर्माण का आदेश दिया। अकबर ने इबादत खाने में हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म जैसे सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया चर्चा के लिए। तीसरी बात, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, ये भी उसके धार्मिक नीतियों का ही हिस्सा है। देखिए अकबर ने आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करने के पश्चात तीर्थ यात्रा कर और जजिया को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे तीन के तीनों चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 पहला विकल्प ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ पे जो चार विकल्प दिए गए हैं, देखिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, इसका संबंध किससे? इसका संबंध प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है या आरोग्य मित्र जो आयुष्मान योजना है, कह सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत ये प्रावधान किया गया है। इसका प्रयोजन जो है अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में लाभार्थियों की सहायता करने के लिए प्रमाणित स्वास्थ्य पेशेवरों के कैडर का निर्माण करना है। इन पेशेवरों को प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र कहा जाता है। ये लाभार्थियों को अस्पताल में उपचार का लाभ उठाने हेतु सुविधा प्रदान करने में सुविधा प्रदान करने के प्राथमिक बिंदु होंगे और इस प्रकार स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आर्कटिक प्रवर्धन की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका कि हिम निर्माण की पुनर्योजी क्षमता से, नहीं। दूसरा, वैश्विक तापमान के प्रति उच्च अक्षांशों की संवेदनशीलता में वृद्धि से, ये कथन आपका दूसरा वाला सही है। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में अवशोषण क्षमता में कमी से, नहीं। किसी क्षेत्र की बढ़ती परावर्तकता से, नहीं। देखिए आर्कटिक प्रवर्धन या इंग्लिश में कहें तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का आशय जो है वो वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के प्रति उच्च अक्षांशों, मतलब जब आप विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो उच्च अक्षांशों की संवेदनशीलता में वृद्धि से है। समुद्री बर्फ का पिघलना इस परिघटना में योगदान देने वाले कारकों में से एक है। पश्चिमी यूरोप में चरम मौसम और उत्तरी अमेरिका में विशाल कृषि मैदान या पट्टी आर्कटिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी हैं। विशाल कृषि मैदान या पट्टी का है या व्यापक स्तर पर वनों को काटकर तैयार किए गए क्षेत्र हैं जहां पर खेती इत्यादि किए जाते हैं। अगला है एक कर्मचारी किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है। हालांकि अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण वह किसी अन्य कंपनी में बेहतर अवसरों के लिए नौकरी छोड़ने का निर्णय करता है। दूसरी नौकरी प्राप्त करने तक वह कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। यह व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल होगा? चार विकल्प हैं। मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इंग्लिश में, घर्षणात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से जो कौन सी बेरोजगारी हुई इस व्यक्ति की? घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। देखिए घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या होती है?
घर्षणात्मक बेरोजगारी को किसी कामगार द्वारा अपनी वर्तमान नौकरियों को छोड़ देने और नई नौकरी प्राप्त करने के मध्य के समय अंतराल के रूप में संदर्भित किया जाता है। वहीं मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग वर्ष के किसी विशेष समय, जैसे कि जब श्रम की मांग सामान्य रूप से कम होती है, सामान्य से कम होती है, वे बेरोजगार होते हैं। तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? यह अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के कारण श्रमिकों के पास विद्यमान कौशल और नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशल के मध्य उत्पन्न असंतुलन की स्थिति से उत्पन्न होती है। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी उद्योग में मशीन पर कार्य करने वाले कामगारों को रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति पहले कार्य करता है उसके पास स्किल तो है, परंतु अब जो नियोक्ता है, जो नौकरी दे रहा है, वो अपना काम रोबोट से कराना चाहता है। तो यहाँ पे जो उत्पन्न बेरोजगारी होगी वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। वहीं जो आपकी चक्रीय बेरोजगारी है, ये क्या है? चक्रीय बेरोजगारी प्राकृतिक बेरोजगारी दर का भाग नहीं होती है। यह व्यापक चक्र के संकुचन चरण या मंदी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में नाटकीय ढंग से गिरावट होती है, तो व्यवसायियों द्वारा या जो व्यापारी हैं उनके द्वारा लागत में कमी करने हेतु बड़ी संख्या में कामगारों को नौकरी से निकालने हेतु बाध्य होना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कहीं पे किसी फैक्ट्री में स्वेटर इत्यादि बनते हैं, तो चूंकि इनकी डिमांड क्या होती है, ठंडियों में ज़्यादा होगी, तो ठंडी में क्या है, इनको बनाने वाले जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होगी, और जब गर्मी आएगी तो ये अपने कर्मचारियों क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या है, एक चक्रीय बेरोजगारी का रूप है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से विचार या दर्शन जैन परंपरा से संबंधित है? 3 विचार दिए गए हैं। पहला, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। बिल्कुल, जैन धर्म में ये माना जाता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इसके अंतर्गत पत्थरों, चट्टानों या जल में भी जीवन विद्यमान माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में सभी में जीवन को माना जाता है। दूसरा, अहिंसा के सिद्धांत का तात्पर्य सजीवों को क्षति न पहुंचाने से है। ये भी सही है, ये जैन धर्म का मुख्य आधार है। तीसरा, कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए विश्व का परित्याग करना। देखिए, जैन मान्यता के अनुसार कर्म के माध्यम से जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र का निर्धारण किया जाता है। कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए त्याग तथा तपस्या की आवश्यकता होती है। इसकी प्राप्ति केवल संसार के परित्याग के द्वारा ही की जा सकती है। तो 3 के तीनों चीज़ें क्या है, जैन धर्म से संबंधित, इसलिए डी विकल्प सही जगह, 1 2 3। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अधिभार। अधिभार को ध्यान रखिएगा, अधिभार को इंग्लिश में सरचार्ज कहते हैं, और एक दूसरा होता है उपकर। अधिभार और उपकर 2 चीज़ें होती हैं, दोनों सेम होती हैं परंतु थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अधिभार को सरचार्ज कहते हैं, उपकर को सेस कहते हैं। पहले अधिभार की बात कर लेते हैं। अधिभार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। अधिभार क्या होता है? यह पूर्व से चुकाए गए कर पर आरोपित किया जाने वाला शुल्क होता है। इसे कहते हैं कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ठीक है, अधिभार और जो सेस दोनों को ही टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता है इंग्लिश में, मतलब कर पर लगने वाला अतिरिक्त कर। तो ये कथन सही है दूसरा, पहला वाला। दूसरा, केंद्र सरकार अधिभार द्वारा प्राप्त निवल प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करती, बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही जो है आपका सही है, केवल 1। देखिए, अधिभार किसी भी कर पर आरोपित किया जाने वाला एक शुल्क है। प्रायः इसे पूर्व में चुकाए गए कर पर लगाया जाता है। शाब्दिक रूप से अधिभार या सरचार्ज का अभिप्राय अतिरिक्त शुल्क या कर से है। मुख्य अधिभार या जो मुख्य सरचार्ज होते हैं वह होते हैं जो व्यक्तिगत कर, उच्च आय वाले जो स्लैब वाले होते हैं वहां पर, एवं कॉर्पोरेट आयकर पर आरोपित किए जाते हैं। दूसरी बात, तो पहला कथन सही, दूसरा देखिए, दूसरा, अधिभार और उपकर मतलब सरचार्ज और सेस दोनों की एक सामान्य विशेषता यह है कि केंद्र को इससे राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। कर सकता है परंतु आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अधिभार और उपकर के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है कि मान लीजिए कोई सरकार अधिभार लगाती है, सरचार्ज लगाती है, तो उससे जो कलेक्ट पैसा है वो किसी भी योजना में खर्च कर सकती है। परंतु यदि वो सेस के तहत पैसा कलेक्ट करती है तो वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही उसको खर्च कर सकती है। मान लीजिए कि शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए वो सेस लगाती है, तो उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो उस प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे वहीं पर पैसा खर्च हो सकता है, अन्य जगह पे नहीं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अधिभार और उपकर को भारत की संचित निधि में जमा किया जा सकता है तथा इसे किसी भी अन्य कर की भांति व्यय किया जा सकता है अधिभार को, परंतु सेस को नहीं। सेस को क्या होगा, किसी एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु ही उसे व्यय किया जा सकता है। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है कि वेटलैंड इंटरनेशनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। दूसरा, यह आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अनुसंधान एवं समुदाय आधारित फील्ड परियोजनाओं का संचालन करती है। ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा 1 और 2। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नृत्य और रंगमंच और किस राज्य से संबंधित है? रंगमन जो नृत्य है ये उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से? उत्तराखंड से। देखिए, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंत में उत्तराखंड राज्य के सलूड़ डुगरी नामक दो जुड़वा गांव में रम्मन का उत्सव मनाया जाता है। यह एक धार्मिक उत्सव है जिसका आयोजन भूमियाल क्या है? एक रक्षक देवता है वहाँ के, भूमियाल नामक स्थानीय देवता के सम्मान में किया जाता है। वहीं कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान से। ठीक है। कालबेलिया समुदाय द्वारा अपनी पारंपरिक जीवन शैली को अभिव्यक्ति का प्रदर्शन गीतों एवं नृत्य के माध्यम से किया जाता है। और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है, कालबेलिया समुदाय भी है, और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है। अब छऊ नृत्य की बात करें तो छऊ नृत्य का संबंध कर्नाटक से नहीं है। देखिए, छऊ नृत्य का संबंध जो है पूर्वी भारत के एक परंपरागत नृत्य से। ये पूर्वी भारत के 3 क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और तीनों में ये 3 नाम से है। आपका सरायकेला, ये झारखंड में सरायकेला छऊ कहलाता है। पुरलिया पश्चिम बंगाल में पुरलिया छऊ कहलाता है। मयूरभंज उड़ीसा में है तो मयूरभंज छऊ कहलाता है। इन तीनों में, सरायकेला, पुरलिया और मयूरभंज छऊ में, जो सरायकेला और पुरलिया छऊ है ये इसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज में मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता है। और छऊ नृत्य जो है क्षेत्रीय उत्सवों से निकटता संबंध है, विशेष रूप से चैत्र पर्व अर्थात बसंत उत्सव से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही, इसलिए बी विकल्प होगा। और ध्यान रखिएगा, रम्मन, कालबेलिया, छऊ ये 3 के तीनों जो हैं इन्हें यूनेस्को की मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में संबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 3 चीजें हैं क्योटो मैकेनिज्म के संबंध में, और उसमें उस मैकेनिज्म में क्या अधिदेश है। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, तीसरा है एमिशन ट्रेडिंग ईटी। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चीज को समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या उत्सर्जन में कटौती करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबद्ध देशों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 3 बाजार आधारित तंत्रों को प्रस्तावित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? और इन तंत्रों से कार्बन बाजार का निर्माण किया गया है। क्योटो तंत्र के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम है, दूसरा है संयुक्त कार्यान्वयन जॉइंट इंप्लीमेंटेशन जेआई है, और तीसरा है उत्सर्जन व्यापार इमिशन ट्रेडिंग ईटी शामिल है। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इसको अधिदेश दिए गए, इसी से संबंधित प्रश्न है। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म सीडीएम। देखिए, इसमें बताया जा रहा है किसी अन्य एनेक्स बी, देखिए पहले थोड़ा एनेक्स बी समझ लीजिए। एनेक्स बी पक्षकार जिसमें अधिकांश विकसित देश शामिल है। विकसित देश जैसे अमेरिका क्या है? विकसित देश है। जापान विकसित देश है। जर्मनी विकसित देश है। तो विकसित देश शामिल हैं। तो एनेक्स बी पक्षकार देश में उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजना से एमिशन रिडक्शन यूनिट प्राप्त करना। किसी मतलब कोई एक एनेक्स बी देश है, मान लीजिए अमेरिका, वो दूसरे एनेक्स बी देश मान लीजिए जर्मनी, तो किसी अन्य एनेक्स बी पक्षकार देश में उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजना से एमिशन रिडक्शन यूनिट प्राप्त करना। ये कथन ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत ये नहीं आता है। ये जो यहाँ पे अधिदेश दिया गया है ये जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के तहत अधिदेश है। तो क्लीन मैनेजमेंट मैकेनिज्म के तहत क्या है? देखिए, इसके तहत जो चीज़ दी गई है, क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स बी जो देश हैं कि इस प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन को सीमित करने से संबंधित प्रतिबद्धता को अपनाने वाले देशों को उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजना को विकासशील देशों में, विकासशील देश जैसे भारत, तो विकासशील देशों में क्रियान्वित करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार की परियोजनाएं बिक्री योग्य सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन अर्थात CER क्रेडिट अर्जित कर सकती है, जिसमें प्रत्येक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि एक क्रेडिट जो है आपका ये कार्बन ये कितने के बराबर है, तो ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CDM का जो अधिदेश है ये है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दूसरे वाले में देखिए, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, विकासशील देशों में उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।
तो ये जो यहाँ पे अधिदेश दिया गया है ये सीडीएम का अधिदेश है, और जो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन वाला अधिदेश है वो सीडीएम के साथ दिया गया है, इसलिए दोनों गलत हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का अधिदेश क्या है कि विकासशील देशों में उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। ये परियोजना कौन क्रियान्वित करती हैं? जो एनेक्स बी देश हैं। एनेक्स बी देश मतलब जो विकासशील देश हैं, ठीक है। और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि एक एनेक्स बी वाला देश किसी अन्य एनेक्स बी वाले पक्षकार देश में उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजनाओं से एमिशन रिडक्शन यूनिट प्राप्त करता है। दोनों में एमिशन रिडक्शन यूनिट प्राप्त किए जाते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अब तीसरा जो है एमिशन ट्रेडिंग, यह क्या है? यह उत्सर्जन इकाइयों की बचत करने वाले देशों को, अपने अधिदेश उत्सर्जन को उन देशों को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करता है जो अपने निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों से अधिक उत्सर्जित कर चुके हैं। तो ये वाला तीसरा आपका सही है। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ए देश है और बी देश है, इसको जितना उत्सर्जित करना है जो इसके पास लक्ष्य है, मान लीजिए कि 100 यूनिट ये उत्सर्जित कर सकता है और ये भी 100 यूनिट उत्सर्जित कर सकता है, परंतु इसने उत्सर्जित किया है क्या, कितना? मान लीजिए 75 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड, और इसने 110 कर दिया है बी ने। तो इसके पास क्या है? इसके पास अभी 25 का अधिदेश, मतलब अभी 25 ये और उत्सर्जित कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये अपने 25 को जो है ये बी देश को बेच सकता है और उससे धन अर्जित कर सकता है। यही चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जलवायु परिवर्तन आकलन के भारतीय नेटवर्क के 4x4 आकलन के तहत कवर किए गए हैं? तो इसके तहत देखिए 4 जलवायु संवेदनशील क्षेत्र को संबंधित किया गया है। हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और आपका तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र है, पूर्वी घाट नहीं है। तो 1 2 3 अर्थात सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो देखिए, संगठन और उसके संस्थापक, बंग भाषा प्रकाशिक सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में किया गया था, जबकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है 1833 में हो चुकी थी। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में की गई थी, 1875 में, तो ये सही है। तीसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में 1866 में की गई थी, 1866 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना पहला भाषण 2 मई 1867 को दिया था। और एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिवेडेन थे। यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, समिति और उसके उद्देश्य क्या रहे हैं। देखिए, चुनाव सुधार संबंधित कई सारी समितियां रही हैं, जिसमें आपका जयप्रकाश नारायण समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है, जीवन रेड्डी समिति है। तो यहाँ पर जीवन रेड्डी समिति का संबंध किससे? चुनाव सुधार, सही हो गया। जीवन रेड्डी समिति के संबंध में याद रखिएगा कि इस समिति द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, जिसे अप्सा के नाम से जानते हैं, जो आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर ये अधिकतर लागू किया जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। तो इस अधिनियम के निरसन की भी अनुशंसा की गई थी। तारक मुंडे समिति, ये भी चुनाव सुधार समिति है। अब पुलिस सुधार की बात करें तो देखिए, पुलिस सुधार समिति कई सारी समितियां स्थापित की गई, जैसे पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पुलिस सुधारों पर रिवेरो समिति, पुलिस सुधारों पर पद्मन भैया समिति, पद्मन भैया समिति, तो ये आपका दूसरा सही हो गया। शोलो सोराबजी समिति भी आपका पुलिस सुधार संबंधित है। और आपका प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ पुलिस सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय के 7 सूत्रीय दिशा निर्देश भी इससे संबंधित है। अब जेल सुधार की बात करें तो देखिए, जेल सुधार पर जस्टिस मुल्ला समिति स्थापित की गई थी, तो ये भी सही है। इसके अतिरिक्त आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने हेतु मलिमत समिति, महिला कैदियों पर जस्टिस BR अय्यर समिति। तो यहाँ पर 3 के तीनों क्या हैं? सुमेलित हैं, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा 1 2 3। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, अनिवासी भारतीय जो हैं उनको RTI आवेदन करने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल भारत के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत, इसलिए पहला सही। दूसरा,
किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित सूचना को आवेदन प्राप्त के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसे सामान्यतः 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो दूसरा सही है। तीसरा, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु सूचना प्राप्ति के लिए कोई शुल्क नहीं है। तीन के तीनों कथन क्या है? सही है। 1 2 3। अगला है, भारत में नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन यहाँ पे दिए गए, 4 विकल्प। पहला, सिंधु नदी का उद्गम बोखरजू के पास एक हिमनद से होता है और यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। देखिए, भारत की हिमालयी नदियों में सर्वाधिक पश्चिमी नदी है आपकी सिंधु नदी। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के तिब्बती क्षेत्र में बोखरजू के समीप एक हिमनद से होता है, तो पहला कथन सही। दूसरा, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से होता था। यह गंगा की सबसे पश्चिमी तथा साथ ही सबसे लंबी सहायक नदी है, तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका निर्माण 2 धाराओं चंद्र एवं भागा के मिलने से होता है, ये भी सही है। देखिए, इसका निर्माण जो है 2 धाराओं चंद्र एवं भागा के मिलने से होता है, जो एक दूसरे से हिमाचल प्रदेश के केलांग के समीप टांडी में मिलती हैं, तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा, बराक नदी जो है त्रिपुरा की एक महत्वपूर्ण नदी है तथा यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये कथन गलत है। क्यों? बराक नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है और लखीमपुर के पास मैदानों में प्रवेश करती है। यह नदी सुरमा और कुशियारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बाद में इस नदी को मेघना कहा जाता है। किसको? बराक को। तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त प्रवाह इसमें आकर मिलता है। बराक की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो इस प्रकार से देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त प्रवाह मेघना में आकर मिलता है, मतलब बराक में, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। बराक की प्रमुख सहायक नदियों में जिरी, धलेश्वरी, शिंगला, लुंगाई, सोनाई और कटखल है। आगे चलते हैं। एनएल शारदा समिति का गठन किया गया था किसके लिए? तो एनएल शारदा समिति का गठन जो है आप देखें तो यहाँ पे जो सी विकल्प है, आधिकारिक सांख्यिकी डेटाबेस में सुधार करने हेतु इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।